राम दरश मिश्र की कहानी सड़क। हिंदी से तर्जुमा रफ़ीक अहमद नक्श। भरर भरर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। ओए चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वो आपस में उस बनती हुई सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी को पतीली में डालकर अंदाजे से उसमें चाय, चीनी और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीची किए 4 कप चाय तिपाई पर रखाया। ओ हो, क्या वाहियात चाय बनाई है इस बुढ़े ने, यह कहकर उस आदमी ने झटके से प्याले समेत चाय नीचे लुढ़का दी। बाकी तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंख उठाई और गुस्से से बड़बड़ाते उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और हैरत से बोला, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं, उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव हैं। उनकी आंखें शर्म से झुक गईं और झुकी हुई आंखें तार तार फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गईं। यादव जी ने एक कहकहा लगाया, अच्छा मास्टर जी, आपने अब ये धंधा भी शुरू कर दिया। ठीक है, आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, पैसा बड़ी चीज़ है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा मास्टर जी। फिर एक कहकहा लगाया और साथ के लोगों ने भी कहकहे का साथ दिया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो ना जाने कितने लोगों का पेट पलेगा। यादव जी ने 5 रुपए का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपए और पैसे नहीं हैं, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है? नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का हकदार नहीं हूँ, आपने तो चाय पी नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी, इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, काम आएगा। पांडे जी तिलमिला गए, हाथ में 5 रुपए का नोट पकड़े गुंग से रह गए। उनके दिल में गुस्से का एक बगूला सा उठा। आंखों में हिकारत भरे वो यादव जी की तरफ बढ़े और 5 का नोट उनकी तरफ फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, ये अपने रुपए लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन यादव जी जीप में बैठ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी और उनके फेंके हुए रुपए को देखा। जीप भरर भरर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जा गिरा। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़कर नोट उठा लिया। आखिर क्या किया जाए? गोरे बदन, चौड़े माथे, सफ़ेद बालों वाले पांडे जी खादी की एक फटी पुरानी धोती पहने और उसी का आधा हिस्सा नंगे जिस्म पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे। उनके चंदन लगे माथे की सुकड़न भरी लकीरों में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूल समा गई थी। सोच रहे थे, यादव उसे जलील कर गया। वो पहले ही कहता रहा कि ये काम उससे नहीं होगा। वो बिरहमन, पुराना कांग्रेसी, स्कूल का उस्ताद, क्या बुढ़ापे में छोटी जात के लोगों की तरह चाय पकौड़ी और सुरती यानी लीमू मिला तंबाकू बेचना ही उसकी तकदीर में रह गया था? उसने कितना मना किया, लेकिन अपनी औलाद के आगे किसका बस चलता है। रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। पर पांडे जी उदास हो गए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती चूतड़ पर फिर फट गई थी। धोती क्या है, जैसे चीथड़ों का जोड़। खादी उसे बेपर्दा करके छोड़ेगी। अब वो क्या करे? इसी धोती को वो इधर से उधर और उधर से इधर करके पहनता रहता है। सभी जगह से तो ये फट चुकी है, अब इधर से उधर करने की भी तो जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादी वादी पिताजी, मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है, वो इस तरह जगह बेजगह धोखा नहीं देती। वो कब से सुन रहा है रमेश की बात को और सोचता है, ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदलना, अब तो जिंदगी बीत चली, इस बुढ़ापे में क्या अपनी वजह छोड़ना। लेकिन वो कहाँ से खरीदे खादी की धोती? एक मोटी धोती भी 13-14 रुपए से कम में नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता, टोपी, चादर, तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों के कई कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा। फिर भी जी नहीं मानता। अब जीना ही कितने दिन है, लेकिन जी के मानने ना मानने का ही सवाल तो नहीं है। उसे स्कूल से रिटायर हुए 5 बरस गुजर गए। खेत के नाम पर 3 बीघे,
وہ بھی बाढ़ के मारे किनारे के खेत। 6-7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर खानदान समेत बाहर चला गया नौकरी करने। उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत धकेलने पर भी 8वीं पार नहीं कर सका। फंस गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं। दोनों वक्त भरपेट खाना तो मिलता नहीं। ये खादी के कपड़े कहाँ से आए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उन्हें गुस्सा हो आया कि इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दे और नंगा हो जाए। अरे नंगा तो हो ही गया है। चाय की दुकान खोलकर कम नंगा हुआ है। हर जानने वाला एक तंज भरी नज़र से उसे देखता है और अजब अजब सवाल करता है। और तिस पर यह यादव का बच्चा उसे इतना जलील कर गया। उसे इतना गुस्सा आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके इसके चूतड़ पर बेंत लगाए। लेकिन अब तो वो एमएलए हो गया है, शागिर्द नहीं रहा। वो अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाए सुलगने लगा। लेकिन उसे एक बात से बड़ी राहत मिली कि उसने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में बेंच पर खड़ा करके बेंत से पीटा है। अब भी इसके चूतड़ पर बेंत के निशान होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उसके सामने खिसक आए। तब कौन जानता था कि ये जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास में सबसे बूढ़ा लड़का यही था। इसे हर रोज मार पड़ती थी। कई बार तो इसने लड़कों के चाकू, दवात, पेंसिल चुरा ली थी और उसने इसे बेंच पर खड़ा करके बहुत पीटा था। एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था। फिर तो उसने इसे स्कूल से ही निकाल दिया था। बाद में लोगों के कहने सुनने पर वापस ले लिया था। अब वो बड़ा नेता बन गया है। पता नहीं इस मुल्क में कैसे इतने बड़े बड़े करिश्मे हो जाते हैं। उसे लगता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और वो खादी की फटी धोती पकड़े हुए बैठा है। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए। मुझसे ये नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके थके से बोले। क्यों पिताजी? लोग मुझे बहुत छोटी नज़र से देख रहे थे आज। मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था। हाँ पिताजी, भूख से भारी लोगों की निगाहें ही तो होती हैं ना। तो ठीक है, हम लोगों की निगाहें क्यों झेलें, भूख ही झेलें। दरमियान में एक खामोशी पसर गई। बैठने को तो मैं बैठता, देखता कौन साला मेरी बेइज्जती करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। पांडे जी कुछ नहीं बोले। कुछ मिला बाबूजी? हाँ, 2 रुपए कमाई के और 5 रुपए गुरु दक्षिणा के। गुरु दक्षिणा कैसी? पांडे जी ने यादव की कहानी सुना दी। अरे तो इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है बाबूजी? 100 हम लोगों से खाता है, 5 दे ही गया तो क्या हो गया। पांडे जी ने रमेश को मार खाई हुई निगाह से देखा। रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो काफी बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो खुद से ही पूछ रहे थे, क्यों भाई आदर्शवादी कांग्रेसी, तपे हुए उस्ताद, नशाखोरी के दुश्मन, तुम्हारा यही अंजाम होना था? जिन्हें तुमने जिंदगी भर इल्म पिलाया, क्या उन्हें अब चाय पकौड़ी पिलाओगे? जिनके सामने नशे के खिलाफ बोलते रहे, उन्हीं के लिए सुरती तोलोगे? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो कब से सोच रहा था कि काश इस पिछड़े हुए कछार में भी एक सड़क आती, लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई हैं इस कछार की तरफ से आंख फेर कर। सड़कें तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने ज्वार में सड़क आने का और उस पर सफ़र करने का सुख कुछ और ही होगा। कितना प्यारा तजर्बा होगा, नदियों, नालों, खंदकों, खाइयों के ऊपर से भागती सड़क का मुसाफिर होने का। कितनी सहूलतें बढ़ जाएंगी। लेकिन तब उसने कहाँ सोचा था कि सड़क के आने का कोई और मतलब भी हो सकता है। और जब कच्ची सड़क पक्की सड़क बनने लगी तो रमेश ने कहा, बाबूजी, कच्ची सड़क पक्की सड़क बन रही है। ये बहुत अच्छा हुआ। अपना एक खेत सड़क के किनारे ही है और उसके पास अड्डा भी बनने वाला है। हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दें। शुरू में चाय की दुकान खोली जाए और कुछ सुरती की गांठें वहाँ रख दी जाएं। रास्ता तो चालू है ही, अब सड़क बन रही है, वो और चालू हो जाएगी और बहुत से मजदूर काम पर लगेंगे। अच्छा, देखा जाएगा। टालने की गरज से पांडे जी ने कहा। देखा नहीं जाएगा, अभी शायद किसी के दिमाग में ये चीज़ आई नहीं है। बाद में तो सभी एक साथ दुकान खोल देंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। एक खामोशी छाई रही।
इस बुढ़ापे में आपको खेती बाड़ी के काम करने पड़ते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठें। आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो, अब मैं दुकानदारी करूंगा? वो तैश में उठा था तो उसकी धोती फट गई थी, और जब रोज रोज रमेश के ख्याल उसके दिमाग से टकराने लगे तो एक दिन दुखी मन से मंजूरी दे दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुरती के पत्ते और चाय के सामान रख दिए गए। वो आज पहली बार दुकान पर बैठा था, लेकिन नहीं, वो कल दुकान पर नहीं जाएगा। उसका रुआं रुआं रंज से सुलग रहा है। गरीब हुआ तो क्या, इस बुढ़ापे में अपनी आबरू बेचेगा। करवट ली तो धोती फिर पर्र से बोल गई। अब नंगा होकर घर तो रह सकता है, लेकिन क्या दुकान पर भी जाएगा इसी हालत में? सुबह हुई तो रमेश दुकान का सामान लिए मौजूद हो गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बाबूजी, दुकान नहीं जाएंगे? पांडे जी के जी में तो आया कह दें नहीं जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सके। दर्द भरी आवाज में बोले, नंगा ही जाऊं क्या? सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए? कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएं तो आपके लिए खादी की एक धोती ला दूं। खादी भी कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा कि रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उसके सामने से स्कूल चले गए। उन्हें एक चोट सी लगी। क्या वो इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेगा? आज तक तो उसने यही किया। उसे क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी खादी में फर्क होता है। एक खादी उसकी है, एक यादव जी की। यादव ही खादी पहनने का हकदार है क्योंकि उसके जिस्म पर खादी खिली है, और वो नहीं, उसके जिस्म पर तो खादी फटती ही चली गई है। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था कि पांडे जी ने पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई साबुत धोती है? हाँ है बाबूजी। लाना तो बेटे। रमेश ने दुख, हैरत और खुशी भरी आंखों से पिता को देखा। पिता ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की तरफ चले जा रहे थे।